नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए पेगासस मामले पर विपक्ष हमलावर। राहुल ने कहा लोकतंत्र की आत्मा पर हमला। सोनिया से मिली ममता। बीजेपी विरोधी फ्रंट बनाने की रणनीति पर चर्चा। असम और मिजोरम के अधिकारी दिल्ली तलब। हेमंत के भड़काऊ बयान जारी। मोदी ने अपने खास अस्थाना को बनाया दिल्ली पुलिस आयुक्त तो उठे सवाल। अमेरिका ने भारत को धार्मिक आज़ादी, लोकतंत्र और बहुलतावाद की याद दिलाई। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। पेगासस जासूसी मामले की जांच को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर दबाव और भी बढ़ा दिया है। विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार बताए कि उसने पेगासस का सॉफ्टवेयर खरीदा था या नहीं और अपने लोगों पर इसका इस्तेमाल किया या नहीं, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सांसदों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और ये लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। राहुल ने कहा कि पेगासस के मसले पर संसद में चर्चा क्यों नहीं की जा रही है। राहुल ने कहा कि इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल क्यों किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम विपक्षी दलों के सांसद शामिल थे। विपक्ष के इस हमले पर बीजेपी ने राहुल पर पलटवार किया है। पेगासस के मुद्दे पर सदन में आज भी जमकर हंगामा मचा। इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दल के नेताओं ने दोनों सदनों में खूब नारेबाजी की और पर्चे उड़ाए। वहीं सरकार विपक्ष के 10 सांसदों के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। बुधवार लोकसभा में सरकार निलंबन का प्रस्ताव रख सकती है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस एक झूठे और मनगढ़ंत मामले को महत्वपूर्ण बताकर हंगामा कर रही है। तो बहुत साफ है, एक तरफ केंद्र सरकार पेगासस कांड पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, वो घबराई हुई है और अब उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 10 विपक्षी सांसदों के निलंबन की तैयारी भी यही दिखाती है कि जो केंद्र सरकार है वो किसी भी तरह से विपक्षी दलों को बुलडोज कर देना चाहती है, दबा देना चाहती है। लेकिन विपक्षी दल किसी भी तरह से न चिंता कर रहे हैं न पीछे हट रहे हैं, वो पूरी तरह से एकजुट होते जा रहे हैं। और आज भी राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल साथ बैठे, उन्होंने चर्चा की और उसके बाद ऐलान किया कि इस मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता है। 8 दिनों से संसद ठप है, कोई काम नहीं हो पा रहा है और आने वाले दिनों में भी ये जो डेडलॉक है, गतिरोध है, बना रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार थोड़ा भी लचीलेपन का इजहार करते हुए नहीं दिख रही है। तो ये केंद्र सरकार पर जाता है। जो सत्तारूढ़ दल होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो गतिरोध को टूटे। और सबसे बड़ी बात यह कि लोकतंत्र में संसद में अगर चर्चा नहीं होगी इस तरह के मुद्दों पर, तो फिर कहाँ होगी? संसद है किस लिए? संसद का उपयोग ही यही है कि जब भी इस तरह के विवाद मुद्दे आते हैं तो उन पर चर्चा करके कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, बिल्कुल ढिठाई के साथ वो जांच कराने से इनकार कर रही है और इसकी वजह से विपक्षी दलों का रुख भी लगातार और सख्त होता जा रहा है। अब ये देखना है कि विपक्षी दल सरकार को झुका पाने में सफल होते हैं या नहीं होते हैं। उनका ये अभियान कितने दिनों तक जारी रहता है? संसद का कामकाज इस तरह से कब तक बंद रह सकता है? अगली खबर लेते हैं। पश्चिम की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि हमने राजनीतिक हालात पर चर्चा की है, जिनमें विपक्ष की एकता, पेगासस जासूसी मामला और कोरोना के बाद बने हालात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बैठक अच्छी रही और उन्हें उम्मीद है कि इसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। ममता ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी को एक होना होगा। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी भी मीटिंग में मौजूद थे। इससे इतर पत्रकारों से इस सवाल के जवाब में कि बीजेपी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, उन्होंने कहा कि अगर कोई और भी नेतृत्व करता है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है और ये हालात पर निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो नेता नहीं बनना चाहती, वो तो कैडर हैं। बीजेपी के अच्छे दिन वाले नारे पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सच्चा दिन देखना चाहती हूँ, बहुत दिन देख लिया,
अच्छा दिन। तो ममता बनर्जी 5 दिन के दौरे पर दिल्ली आई हुई हैं और वो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रही हैं। हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिली, लेकिन उसका एजेंडा कुछ और था। लेकिन इस पूरी यात्रा का एजेंडा विपक्षी दलों को एकजुट करना है, साथ ही अपने को एक विपक्षी एकता का सूत्रधार और अगर भविष्य में हो सके तो नेतृत्व के रूप में भी प्रोजेक्ट करना है। इसी के अभियान के तहत वो सोनिया गांधी से भी मिली हैं। राहुल गांधी भी उस बैठक में थे। हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी भविष्य के कांग्रेस अध्यक्ष हैं और उनको भावी नेता के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जाना है। लेकिन ममता बनर्जी के पास चूंकि बंगाल की जीत का एक ऐसी उपलब्धि है जिसके बल पर वो अपनी इमेज को प्रोजेक्ट कर रही हैं, वो उसमें उनके पास एक बड़ा आधार है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन शायद गांधी परिवार के साथ मिलकर वो इस तरह से भी अगर कोई शंकाएं या संदेह पैदा हो रहे हों तो उनको दूर करने की कोशिश कर रही होंगी कि उनकी कोशिश को ये ना देखा जाए कि वो खुद को भावी प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही हैं और इस तरह की कोई संदेह न बने, इस तरह का कोई शंकाओं का वातावरण न बने। और उन्होंने इसको भविष्य के लिए, ये सवाल का जवाब भविष्य पर छोड़ दिया है। इसलिए उन्होंने कहा मैं लीडर नहीं हूँ, कैडर हूँ। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर कैडर में लीडर बनने की इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन जब तक उस मुकाम तक ना पहुँचे वो अपनी इच्छाओं को छिपा कर रखते हैं, दबा कर रखते हैं, कहीं क्योंकि उसकी वजह से चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। तो ममता बनर्जी भी ये सावधानी बरत रही होंगी। लेकिन जिस तरह से वो अगुवाई कर रही हैं, विपक्षी एकता के प्रयास कर रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि उनकी भी इच्छा इस नेतृत्व करने की कहीं ना कहीं होगी। लेकिन हम पैरेलली ये भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी विपक्षी दलों के साथ अब लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कल भी उन्होंने मीटिंग की, आज भी मीटिंग की, सारे विपक्ष के नेता उनके साथ बैठ रहे हैं और वो भी विपक्षी दलों की कमान संभालते हुए दिख रहे हैं। तो ये अच्छी बात भी है कि राहुल गांधी अपने को इस स्तर पर सक्रिय कर रहे हैं और विपक्षी दलों में भी उनको लेकर स्वीकार्यता बढ़ रही है। तो ये कांग्रेस के लिए भी एक शुभ संकेत है। लेकिन ममता बनर्जी का अभियान कितना रंग लाएगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी उदारता से सोचती हैं और अपने आप को आगे रखने के बजाय विपक्षी एकता को और मोदी सरकार के खिलाफ अभियान को आगे रखती हैं, ताकि उसको उस अंजाम तक पहुंचाया जा सके जहां पर उनके नेतृत्व को कंसीडर किया जा सके। अभी बहुत शुरुआती दौर है और उसमें अगर इस तरह की गुंजाइश वो अभी से देखेंगी तो ये विपक्षी एकता के लिए भी खतरनाक होगा और उनके भी जो उम्मीदें हैं उनके लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। असम मिजोरम सीमा पर झड़प और उसमें असम पुलिस के 6 लोगों के मारे जाने के बाद केंद्र सरकार सक्रिय होती दिख रही है। उसने दोनों राज्यों के शीर्ष अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। इसे दोनों राज्यों के बीच तनाव कम करने और शांति बहाली के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वर्षों पुराना ये विवाद इतनी आसानी से सुलझ जाएगा, खासतौर पर तब जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी आरोप प्रत्यारोपों में उलझे हुए हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति में भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार मिजोरम के साथ लगने वाली राज्य की 165 किलोमीटर की सीमा पर 4000 कमांडो तैनात करेगी। असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी कि विवादित क्षेत्र में आरक्षित वन संरक्षित रहें और वहां कोई निर्माण नहीं हो। वहीं हालात का जायजा लेने गए कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने कछार के ढोलई में रोक दिया है। वे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने जा रहे थे। तो असम और मिज़ोरम का जो विवाद है उसमें जो इतना तनाव एकदम से बढ़ा है उसके लिए मोटे तौर पर असम के नेतृत्व को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा लगातार उकसाने वाले बयान दे रहे हैं और ये टकराव की नौबत भी इसीलिए आई है। अभी उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि असम एक भी इंच अपनी ज़मीन नहीं देगा। अब इस तरह के बयान एक तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई बना देते हैं। यहाँ भूमि के लेने देने की कोई बात ही नहीं थी और वो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान आमने सामने हो, दोनों की पुलिस एक दूसरे से उलझ रही हैं। ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है। तो इस स्थिति के लिए अव्वल तो असम के मुख्यमंत्री
हेमंत बिश्व शर्मा का रवैया एक हद तक जिम्मेदार है, और दूसरा अगर जिम्मेदार हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो 2 दिन पहले वहाँ मिलकर भी आए थे, लेकिन वो विवाद को शांत करने या तनाव कम करने की दिशा में कुछ भी नहीं कर सके, और अंततः 6 पुलिसकर्मियों की मौत हुई और एक जो साधारण नागरिक हैं उनकी भी मौत हो गई है। तो ये हिंसा ये जो हुई है उसके लिए मुख्य रूप से असम का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस तनाव को और न बढ़ने दिया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा बाज नहीं आ रहे हैं और ना ही केंद्र सरकार उनको रोक रही है। केंद्र सरकार को चाहिए कि उन्हें कहें कि अपने मुंह पर ताला लगा लो और इस मुद्दे पर अब आप कोई बयान नहीं दोगे, क्योंकि इससे और भी भावनाएं भड़कने की आशंका है दोनों प्रदेशों में, और ये एक तरह की अदावत शुरू कर सकता है, टकराव का माहौल बना सकता है, जो कि कतई अच्छी बात नहीं होगी। एक देश के 2 प्रदेश हैं और इनके विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का रास्ता तलाशा जाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। केंद्र सरकार ने विवादास्पद अधिकारी राकेश अस्थाना को सेवानिवृत्ति से 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया है। अस्थाना अपने पूरे कार्यकाल में विवादों में रहे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। वो गुजरात कैडर के अधिकारी हैं, जबकि दिल्ली में आमतौर पर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश यानी AGMUT कैडर के अधिकारियों की ही नियुक्ति होती रही है। तो सवाल है कि ऐसे में उन्हें क्यों लाया गया है, कहीं इसके लिए कोई विशेष मकसद तो नहीं है। अस्थाना इससे पहले सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे थे। एक दिन पहले ही खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी ACC ने AGMUT कैडर से बाहर गुजरात कैडर के अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही समिति ने 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख को 1 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया है। बता दें, अस्थाना दिल्ली, मुंबई और देश के कई राज्यों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कमान भी संभाल चुके हैं। सुशांत मामले में भी वो काफ़ी चर्चा में आए थे। अस्थाना एक विवादास्पद अधिकारी हैं जो लगातार विवादों में बने हुए हैं अपने कर्मों की वजह से, किसी तरीके से वो मोदी के करीब आ गए हैं और मोदी उनके एक तरह के संरक्षण बन गए हैं, उनके खासम खास बन गए हैं। मोदी राकेश अस्थाना को CBI का डायरेक्टर भी बनाना चाहते थे और इस नाम पर चर्चा भी की थी, लेकिन चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जो कि उस कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा अफसर, जो कि एक नियम है कि जो 6 महीने के अंदर रिटायर होने वाला है उसको CBI का डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए मोदी वो मनमानी नहीं कर पाए। लेकिन अब ये जो उन्होंने किया है वो भी कम हैरत में डालने वाला नहीं है। रिटायरमेंट के 3 दिन पहले उन्हें ये नियुक्ति दी गई है, उनको एक्सटेंशन दिया गया है और ये बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति है। इसमें भी वही नियम लागू होना चाहिए था कि रिटायरमेंट के 6 महीने के अंदर कोई बड़ी नियुक्ति नहीं दी जाएगी, लेकिन दी गई और जाहिर है कि इसकी एकमात्र वजह यही है कि वो नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं। अब दिल्ली पुलिस की बागडोर सौंपने के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। एक तो सबसे बड़ा मामला यही है कि दिल्ली दंगों की जांच जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने की है पक्षपातपूर्ण ढंग से, उसकी अदालतों में धज्जियां उड़ रही हैं, वो पूरी कहानी ही गड़बड़ साबित हो रही है और दिल्ली पुलिस की वहाँ जग हंसाई हो रही है, उसकी पोल खुल रही है। तो क्या राकेश अस्थाना को ये जिम्मेदारी देकर लाया जा रहा है कि अब वो इस मामले को संभालेंगे जिसमें दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की फजीहत न हो, या इस मामले को और भी वो इस तरह से करेंगे कि और भी दमन चक्र चलेगा, और भी ज़्यादा लोगों को इसमें फंसाया जाएगा, उनके खिलाफ मामले बनाए जाएंगे झूठे सच्चे, और इस मामले को किसी भी तरह से साबित करने की कोशिश किया जाएगा कि ये एक साजिश के परिणाम थे दंगे और इसमें CA के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र नेता वगैरह शामिल थे और उनके खिलाफ ये आप जानते हैं कि UAPA वगैरह के मुकदमे लगाए गए हैं, धाराएँ लगाई गई हैं, सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं। तो क्या ये एजेंडा लेकर राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के चीफ कमिश्नर बन रहे हैं?
आज की अंतिम खबर लेते हैं। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावाद, लोकतांत्रिक मूल्यों और मौलिक आज़ादी की याद दिलाई है। इसे मौजूदा सरकार की अपरोक्ष रूप से आलोचना माना जा सकता है, क्योंकि इन मुद्दों पर अमेरिका पहले भी कई बार भारत को खरी खोटी सुना चुका है। इस बार दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री भारत में आकर ये कह रहे हैं, वो भी तब जब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। ब्लिंकन ने बुधवार सुबह नई दिल्ली में सिविल सोसाइटी के नेताओं से बात की और अपनी इस चिंताओं को साझा किया। उन्होंने कहा, अमेरिका और भारत के लोग मानवीय गरिमा, बराबरी का मौका, नियम कानून के मुताबिक काम करने और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन करते हैं। इसके पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री जनरल लॉयड ऑस्टिन ने भारत में लोकतंत्र की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई थी। तो भारत में जिस तरह से लोकतंत्र को चलाया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को छोटा किया जा रहा है, उनका पतन हुआ है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, जो लोकतांत्रिक और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं उनकी अवहेलना हो रही है, परेशान किया जा रहा है सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, छात्र नेताओं को वगैरह वगैरह। उससे पूरी दुनिया भर में चिंता है और अमेरिका ख़ास तौर पर इस पर अपनी चिंता पिछले कई महीनों से, वर्षों से जताता आ रहा है। और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों के साथ जिस तरह का व्यवहार इस सरकार के शासनकाल में हुआ है, वो और भी बड़ी चिंता बनकर उभरा है। तो ये बार बार अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी सरकार कह रही है और भारत आकर अगर विदेश मंत्री इस मुद्दे पर जोर देते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो ये बात साफ है कि अमेरिका इस मामले में बहुत गंभीर है। और प्रधानमंत्री से और दूसरे अधिकारियों से बातचीत के दौरान ब्लिंकन ये मुद्दा उठाएंगे, ये पहले भी वो जाहिर कर चुके हैं। तो आप सोचिए कि अब दुनिया में भारत की ये स्थिति हो गई है कि उसे लोकतंत्र के पाठ पढ़ने पड़ रहे हैं दूसरे देशों से, क्योंकि हमने लोकतंत्र को इस स्थिति तक ला दिया है जिस पर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। और अमेरिका भी लोकतंत्र की आड़ में हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो लोकतंत्र का पतन हुआ है, एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थितियां बनी हैं, भेदभाव वाली नीतियां सरकार ने बनाई है, जैसे CAA कानून अपने आप में भेदभावकारी है। तो इस राह पर जो सरकार चल रही है, उसने मौका दिया है ऐसे देशों को कि वो हमें लोकतंत्र के पाठ पढ़ाएं, हमें मानवाधिकारों के बारे में नसीहत दें, और यही हो रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूँगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।